सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन? क्या थी डेफिनेशन किसकी? मैंने केवल कल क्या लिखाया था कि फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं? दो। कौन से? स्टैटिक और काइनेटिक। तो आज अपन स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो अपना डेफिनेशन आएगा किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं डेफिनेशन में मेरे वर्ड में दे रहा हूँ, यहाँ मैं कभी बुक डेफिनेशन नहीं लिखता, मैं मेरी मर्जी वो लिख लेता हूँ। अब ये डेफिनेशन आज ये हो सकती है, कल तुम मुझसे पूछोगे तो कोई वर्ड आगे पीछे भी हो सकता है। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो वर्ड पहले आया है वो पहले ही आना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। तो क्या है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड the object is at rest, at that time the friction force is static friction force. clear हुआ? तो यही मैं लिख रहा हूं, when a force is applied on any object and it is at rest, that friction force या that friction is known as static friction force. क्लियर हुआ? इसकी डायरेक्शन के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है ये लाइन समझनी। डायरेक्शन क्या होती है? तो देखो, अगर मैं आपको कल डायग्राम बना के भी दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। ये मेरा सरफेस है, ये मेरा ब्लॉक है। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे डायरेक्शन के बारे में। मैं एक्शन रिएक्शन के बारे में बताऊँगा, डायरेक्शन के बारे में बताऊँगा, क्या क्या हो रहा है वो बताऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने फोर्स लगाया, मैंने धक्का दिया, इसको फोर्स लगाया। अब हो सकता है, देखो फोर्स क्या होता है पता है? पुश एंड पुल। मैं पुश भी कर सकता हूँ, पुल भी कर सकता हूँ, दोनों फोर्स ही होते हैं। ऐसा मत समझ लीजिए कि हमेशा पुश करना ही फोर्स होता है। इस साइड से मैं इसको करूँगा तो क्या करूँगा? पुश, और उस साइड से खींचूंगा तो क्या होगा? पुल। यही बात होती है ना, बस ये चीज़ें ध्यान रखना आप। क्लियर हुआ? अब जब मैंने इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, ये आपको सरफेस दिख रहा है? सरफेस दिख रहा है सभी को? सरफेस के अलोंग हमेशा सरफेस के अलोंग होता है। क्लियर है? क्या होता है? सरफेस के अलोंग। आपको सरफेस दिख रहा है ना? ऑलवेज एंड ऑलवेज सरफेस के अलोंग होगा। अब अगर ये सरफेस टेढ़ा हो जाए, ऐसे आपने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, यहाँ पर भी ये नीचे, अब ये खुद ही ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। क्यों? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा? mg sin थीटा। तो यहाँ पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पीछे की तरफ एक फोर्स लगाऊं। अब वो कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। देखना कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, और बहुत अच्छी सी बात भी आपको यहाँ पर समझ में आएगी। चलो, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, मैं भी जानता हूँ क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा? mg sin थीटा। मान लो कि मैं इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाऊं F, और उस फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? mg sin थीटा के बराबर। क्लियर है? अब सोचो, ये फ्रिक्शन फोर्स तो तभी पैदा होता है व्हेन देयर इज अ फोर्स, लेकिन नीचे फोर्स mg sin थीटा था, ऊपर फोर्स कितना था? F। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0, क्योंकि मैंने कहा है, यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? mg sin थीटा। तो नेट फोर्स 0 हुआ, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा? नहीं। तो उस वक्त F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? तो अलोंग द सरफेस। कैसी होगी? अलोंग द सरफेस। ये बात ध्यान रखें, डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? अलोंग द सरफेस। डायरेक्शन is always along the surface। क्लियर है? लिख लीजिए, डायग्राम भी बना दीजिए, जिससे आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को समझने में हेल्प हो।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स आ गया, अच्छी बात है सर, हमने सबने कह लिया फोर्स आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया। लेकिन अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या फॉर्मूला वो भी तो बताइए। तो इसके लिए मैंने आपको कल एक ग्राफ बना के दिखाया था, उसी ग्राफ में मैं फिर से वापस से चलता हूँ और आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन वैसे तो पहले से पता है लेकिन फिर से मैं दे देता हूँ। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। जब जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? फिर लास्ट में जाने के बाद, एक पीक तक जाने के बाद, उसके बाद उसकी वैल्यू अब मैक्सिमम उतनी रहेगी, उसके बाद बढ़ने वाली नहीं है। उसके बाद में फिर डिक्रीज हो जाके फिर कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जो कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है आपको वो क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो उसका तो एक ही फॉर्मूला है, उसमें आपको झंझटमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा जो पॉइंट आता है आपका कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन तो आपका कांस्टेंट है, वो तो मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होगा? तो एक बात बताओ, इस जगह पे जब मेरा फोर्स 0 था, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था? तो कितना था मिनिमम? 0। मैंने अप्लाइड फोर्स 0 किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 0। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर जाके एक मैक्सिमम वैल्यू तक मैं पहुंच रहा हूं, हाँ या ना? तो केवल हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम वैल्यू का। बाकी का फॉर्मूला नहीं है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्यों नहीं है? अभी बताता हूं मैं आपको। तो पहले मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो लिख लेता हूं। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे Fs से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Fs। ये सबको पता होता है ना, ये S मल्टीप्लाई में नहीं है, सबको पता है ना? हाँ, तो Fs, और वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? जैसे कि यहाँ ब्लॉक दिख रहा है आपको, अब ब्लॉक ने नीचे की तरफ क्या लगाया? mg, और ऊपर की तरफ क्या लगा? नॉर्मल फोर्स लगा कि नहीं लगा? अब यही सबसे जरूरी चीज़ है, देखना ध्यान से। ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? खुद सोच लो, मुझे बताओ जरा। मेरे पास में यहाँ 1 किलो का ब्लॉक है और एक है मेरे पास में 1000 किलो का ब्लॉक। बताओ किसके लिए फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? क्यों? क्योंकि mg की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? n के, जिसके लिए n ज़्यादा होगा। n किसके लिए ज़्यादा होगा? 1000 किलोग्राम के लिए। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, लेकिन कौन सी वैल्यू? वैल्यू तो ठीक है सर आपने बोल दी, लेकिन कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? किसके? नॉर्मल फोर्स के। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो इसको ऐसे भी लिखते हैं Fs मैक्स या Fsm, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये F स्टैटिक का मैक्सिमम जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने पे यहाँ आता है म्यू s और मल्टीप्लाई में क्या? n। अब ये म्यू s और कौन है ये, और क्या करने आया है यहाँ पर? तो वैसे इसका जो नाम है वो क्या है बताता हूँ। इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका एक स्पेशल नाम भी है। क्या है नाम? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है ये? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट है। क्या है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो हम हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई किसके प्रोपोर्शनल हो तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हटाते हैं तो वो जो कांस्टेंट आता है ना, उसे हम जनरली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका स्पेशल नाम है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलेंगे सर ये और पता नहीं क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? तो कुछ भी नहीं, एक छोटा सा और पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट है। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है,
लेकिन वो फिक्स वैल्यू जो है ना वो सरफेस पे डिपेंड करती है। जैसे अभी मैंने जो जूते पहने हुए हैं, अब तुम वहाँ मत देखना कौन सी कंपनी, जूते जो पहने हुए हैं वो और जो यहाँ पर मार्बल या फिर तुमको जो ग्रेनाइट दिख रहा है उसके बीच में जो म्यू होगा वो अलग होगा, और जब मैं नीचे चला जाऊँगा तो वहाँ उस वक्त म्यू जो होगा वो अलग होगा। अब बोलोगे सर क्यों? यहाँ पर ये क्या है, आपका ग्रेनाइट है या मार्बल है जो भी है, और नीचे क्या है, कोटा स्टोन है। क्लियर है? अलग हुआ कि नहीं हुआ? मैं अगर इस पे चलूंगा तो क्या होगा, अलग होगा। आप नीचे चले जाओगे वहां पर टाइल्स लगी हुई है तो वहां पर क्या होगा, अलग होगा। जब मैं सड़क पे जाऊंगा तो क्या होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, दो सरफेस पे डिपेंड करता है। दो सरफेस पे डिपेंड करता है। एक सरफेस तो फिक्स हो चुका है, मेरा पैर का जूता, लेकिन दूसरा सरफेस हर वक्त क्या हो रहा है, बदल रहा है। आई बात समझ में? कंफर्म? तो म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस। तो वो भी मैं यहां लिख लेता हूं, म्यू एस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? अब मैं आपसे पूछ लूं क्यों, तो इसका जवाब क्या है भाई? इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि कौन से दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उन दो सरफेस का कॉफिशिएंट क्या है, उसी से पता चलेगा कि उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसा है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पर इससे और मेरे पैर के जूतों के बीच में फ्रिक्शन क्या है, कम। लेकिन अगर मैं यही नीचे चला जाऊँ जहाँ पर आप नीचे टाइल्स देखी हुई है, या फिर सड़क पे चला जाऊँ, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, अलग। हाँ या ना? और अगर मैं आइस के ऊपर चलूँ तो वहाँ पर भी क्या होगा, अलग। तो हर जगह म्यू की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। क्लियर हुआ? चलो सर, आपने ये तो बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू तो इस म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है, लेकिन बाकी वैल्यू का क्या होगा? चलो बाकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ ब्लॉक है और ब्लॉक का मास आपको दे रखा है 1 kg। मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैंने फोर्स लगाया, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं चला। तो बताओ जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 1 न्यूटन का। अब आप बोलोगे सर क्यों? आपने राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन का। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स होना चाहिए? 1 न्यूटन का। तभी तो वो ब्लॉक कैसे आएगा, रेस्ट में। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने लगाया 2 न्यूटन का, अभी भी ब्लॉक नहीं चला, तो बताओ कितना हुआ मेरा फ्रिक्शन फोर्स? 2 न्यूटन। 3 न्यूटन का, अभी भी नहीं चला, तो 3। 4, अभी भी नहीं चला, 4। 5, अभी भी नहीं चला, 5। ऐसे ऐसे आप जहां तक पहुंचना चाहो, जब तक आप मैक्सिमम तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना अप्लाइड फोर्स होगा। तो स्टैटिक फोर्स की सारी वैल्यू मिल गई। जब मैंने 0 फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना? 0। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। बस हमको केवल एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितना लगाया है। क्लियर हुआ? इतना नोट डाउन करें, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखाता हूं।
बोलूँ क्या? लिखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, but its maximum value is fixed and which is given by the above formula. कौन सा फॉर्मूला? आपने लिख लिया है फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन हो चुका, काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूव, है ना, मूव या इन मोशन, जो लिखना चाहो, द फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख लोगे डेफिनेशन? लिखो फटाफट से। क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, मैं तो बोलता हूँ आप लोग जानते हैं। सोचिए, ये पुराना फॉर्मूला था ना, उसी से मिलता जुलता है। इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है ना, हाँ या ना? इसका फॉर्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्या होती है? म्यू के इंटू एन। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज म्यू के? तो क्या है बेटा म्यू के? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है, लेकिन ये है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है, लेकिन ये है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप एक बात बताओ, n की वैल्यू जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके लिए तो दोनों केसेस में n की वैल्यू क्या होगी? सेम। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। कम कहाँ होती है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ में नहीं देखा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होती है? ज़्यादा। तो अब फॉर्मूले में यहाँ पर ये फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला ये है एफ एक्स मैक्स का। क्या फॉर्मूला है? म्यू एस इंटू एन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू छोटी है, तो वो कब हो सकता है? जब ये तो दोनों सेम ही है। तो वो कब हो सकता है? जब म्यू एस की वैल्यू, अबे ये ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन ये दोनों में सेम है। क्या तुम मजाक करते बेटा? ये 10 है, ये 10 है, लेकिन ये वैल्यू 20 आ रही है और ये वैल्यू 15 आ रही है। तो वो कब हो सकता है? जब म्यू एस की वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो। किससे? म्यू के से। तभी पॉसिबल है ना। तो म्यू एस की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ज़्यादा। क्लियर है? हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी संभव हो सकती है कभी कभार उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा कभी कभार,
तो ऐसे मत टेंशन कर लेना कि सर ने तो बोला था कि हमेशा ज़्यादा होती है, ग्राफ में भी दिख रहा था कि ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार तो इक्वल आ गया। टेंशन नहीं करना, इक्वल भी हो सकती है। एग्जामिनर को अगर इक्वल करे कुछ काम कराना हो तो वो इक्वल करके भी कर सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज ग्रेटर होती है, लेकिन कभी कभार इक्वल भी होती है। किसी किसी सरफेस में ऐसा भी होता है कि वैल्यू इक्वल हो सकती है। लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए एक और बात जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझनी। बताइए एफ के, व्हाट इज एफ के? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इट इज अ फोर्स और नॉट? एंड व्हाट अबाउट एन? एन क्या होता है? नॉर्मल। ये भी फोर्स है, ये भी क्या है? तो अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? सपोज करो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या करोगे? इसको आप भेज देंगे नीचे, तो म्यू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ के बाय एन। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। उस वाले की भी यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया? कैंसल आउट। तो इसीलिए ना तो इसकी कोई यूनिट होती है और न इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो आपके सामने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है जो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कौन? केवल म्यू के या म्यू एस? दोनों। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भले काइनेटिक हो या स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? अरे बाप रे, क्या है, सब ठंडे हो चुके। वो लास्ट वाले भैया क्या कर रहे हो बाबू? का लिख रहे हो का? What is your name? तुम आज पहली बार आए हो ना बेटा? कंफर्म ना? इसीलिए नाम थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई तो देता ही नहीं बेटा, मैं ऊंचा सुनता हूँ। बहुत अच्छे। सरनेम फिर से बोलो एक बार। धन्यवाद। तो ये म्यू एस और म्यू के क्या होते हैं? क्योंकि जैसे इससे पूछा ये डर गया, और जो डर गया समझो मर नहीं गया, घर गया। एग्जामिनर तो तुमको डराएगा ही, एग्जामिनर का काम है तुमको डराना। वो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम डर जाओ, और जैसे तुम डर जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम घर जाओगे। और क्या भैया बताओ, म्यू एस और म्यू के क्या है? इधर से लास्ट। तुम्हें सबको पता होना चाहिए, हमारे पास समय नाम का जो प्राणी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम सांगा? अभय। ओहो अभय जी। तो व्हाट इज म्यू एस एंड म्यू के? ये तो तुम्हारी तो कहानी वो होगी, पूरी रामायण पढ़ ली और लास्ट में पूछा कि सीता कौन थी, तो बोले कि रावण की माँ। तो रावण ने अपनी माँ का अपहरण किया था। हाँ जी, पड़ोसी। बहुत अच्छे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर बोल सकता हूँ कि म्यू एस म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, आप ही बताएंगे जो बोले। होता नहीं है तो क्या होता है? कुछ तो लिखूंगा ना मैं वहाँ।
तो कुछ तो लिखो ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, M0 L0 T0, ये तो लिख सकता हूँ ना। नहीं है मतलब M0 L0 T0, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? नाव सांगा। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझनी थी जो मैंने आपको बता दी, इसीलिए म्यू एस और म्यू के पीछे देख लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जबकि बाकी जगह आपको कुछ दिख रहा है। अब थोड़ा समझिए बेटा, आप 11th क्लास में आ चुके हो। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की होती है ना। ये लिखा हुआ पीछे केजी मतलब किलोग्राम, किसकी यूनिट होती है? मास की। ये पीछे क्या लिखा हुआ है? न्यूटन या नॉर्मल फोर्स? कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जब ऐसे लिखा जाएगा तो वो हमेशा हमेशा न्यूटन ही होता है। क्लियर हुआ सभी को? अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं आपसे? बताइए बताइए, क्या एफ एस मैक्स की वैल्यू बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं एफ के की वैल्यू बताइए। ये 2 वैल्यू बताइए, आंसर क्या आएगा? आप सभी लोगों ने बाहर निकाल भी दिया। एफबीडी बनाना, एफबीडी के बिना मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि इसके एफबीडी में बहुत ज़रूरी बात छुपी हुई है। ये शुरुआती क्वेश्चन है। ये पुरानी कौन लेके आया? तेरी है? अरे बाप, बहुत अच्छी बात है भाई। और क्या क्या पढ़ता है इसके अलावा? बुकलेट सब तो मतलब यही है थ्योरी के लिए। ठीक है, एफबीडी भी सही है। जिन जिन लोगों ने आंसर निकाल दिया हो जरा हाथ खड़े कर लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था, इतना भारी कि आंसर भी नहीं निकाल सकते। सोनू ने निकाल दिया ना? अरे क्या रे, मल्टीप्लाई तो करना है बेटा। आपने भी निकाल दिया, एफबीडी बना दी। देखो मुझे है ना, मुझे एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे मेरे ऊपर शर्म आ रही है। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है, इफ़ यू कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड शेम एंड शेम फॉर मी नॉट फॉर यू। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा फटाफट से बोर्ड पे देखना। इसका क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। इसका क्या होगा? म्यू के इंटू एन। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया एन क्या है, तो यार इतना तो काम कर ही सकते हो। ये लो, इसका अगर आप एफबीडी बनाते हो, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? n, और n की वैल्यू क्या होगी? mg के बराबर। दिख तो रही है ना? अब बताओ m कितना है? m 10, g कितना है? 10, कितना आ गया? 100। ये तो मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना छोटा बहुत अब काम कर ही सकते हो। बताओ म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 100 कितना आ गया? 50, और ये 0.4 इंटू 100 कितना आ गया? 40। पीछे लिख लेता हूँ न्यूटन, इसके पीछे भी लिख दिया न्यूटन। क्लियर हुआ? कितने लोगों का आंसर आया था? तो इतने लोगों का आंसर आया था तो इतने शर्मा रहे थे क्या? बता देते भाई फटाफट से, टाइम लगाते हो बहुत। चलो अब इम्पोर्टेंट कहानी, और ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। और बता देता हूँ भाई, जो देखो भाई, आप में से बहुत सारे यहाँ अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं। कोई जेई की तैयारी करने आए। अब जेई में ऐसा तो है नहीं केवल जेई मेंस तक ही पढ़ना है, आखिर में तो एडवांस ही पढ़ना है। कोई नीट की तैयारी करने के लिए आया, कोई एमएससीटी की तैयारी करने के लिए आया है। सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में लेवल एक जैसा ही होता है। बता देता हूँ, एमएससीटी का जो लेवल होता है ना, वो आप ये मत समझना कि द लेवल ऑफ एमएससीटी इज़ डाउन। नो, इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ अ नीट।
और नीट का लेवल हो या जेई मेंस का लेवल हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम जेई एडवांस के बारे में बात करते हैं तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी फ्रिक्शन के ऊपर इस बार 2020 में जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड था। और देखो जो आपको यहाँ सीखने को मिला है ना, बस बिल्कुल वही कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, लेकिन फिर भी बच्चे उस कॉमन कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर पाते। तो थोड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं एफबीडी बना रहा हूँ, थोड़ा एफबीडी को समझिएगा। मैंने वहाँ बनाया, लेकिन फिर से एक बार यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है n। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताएंगे। सबसे पहला mg फोर्स किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया, इसीलिए ब्लॉक के ऊपर मतलब मेरे ऊपर मेरा खुद का वेट लगता है, नीचे की तरफ लगता है कि नहीं लगता? तो मेरा खुद का वेट वो mg है। n फोर्स किसने लगाया? फ्लोर ने, सरफेस ने लगाया, मतलब n फ्लोर ब्लॉक का नहीं है, उसको मिला है। किससे मिला है? फ्लोर से मिला है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे ये जो फ्लोर है वो n फोर्स दे रहा है, नॉर्मल फोर्स दे रहा है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ सभी को? अब यहां से इस साइड से एक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है? F = 100 न्यूटन लग रहा है ना, कंफर्म? वैसे अगर वो मैंने नहीं भी लिया होता ना, और फिर भी मैं आपसे पूछ लेता ना कि बताओ Fs मैक्स की वैल्यू या Fk की वैल्यू क्या है, तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलूँगा सर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो ब्लॉक चलेगा कैसे? अरे भाई अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, मैं आपसे Fk की वैल्यू पूछ रहा हूँ। जब ब्लॉक चल जाएगा तब आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू तो वो की वो होगी ना। क्या बताओ इसके 100 के लगने से कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। क्लियर है नहीं? अब मैं जो दूसरी जरूरी बात बताने वाला हूँ वो समझ लो कि ये जब ब्लॉक पे फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगा इस पे, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखो हो सकता है अब आपको समझ में भी आ चुका होगा, वैसे मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्लॉक रेस्ट में तो रहने वाला नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों? बताओ इस पे लगने वाला मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 50 का, और आप कितना लगा रहे हैं? 100। तो आपने 50 को तो पार कर लिया है, तो क्या ब्लॉक रेस्ट में रहेगा? नहीं। तो ब्लॉक क्या करेगा? मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन करेगा। क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है, ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक या कंफर्म? काइनेटिक या, अरे बोलो ना, काइनेटिक या स्टैटिक? तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है बेटा? काइनेटिक। क्लियर हुआ? चलो भाई, आप सब लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं करता जिसके ऊपर दुख बीता है, वो है बेचारा हमारा प्यारा सरफेस। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे? अब मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे कारण है, अभी समझ में आ जाएगा। पहला बताओ mg, निहायती घटिया जवाब। अगर आप इसके आंसर को mg बोल रहे हैं, इसका मतलब निहायती घटिया जवाब। Fk, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा जवाब, पर मुझे तो डायरेक्शन भी नहीं पता। हाँ, और कोई? इसका मतलब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो आपने बिल्कुल भी नहीं किया, ये मुझे समझ में आ गया। जैसे कि हमारे पास में यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ था, एक और छोटू सा ब्लॉक रखा हुआ था, उस पर मैंने एक छोटू सा फोर्स लगाया था। मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था बताओ नॉर्मल फोर्स का डायग्राम FBD बना के दिखाओ। इसका मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, अब नहीं पता है तो फिर पता कर लेते हैं। क्लियर है भैया? ये mg जो है वो इस ब्लॉक का एक्शन है। इस ब्लॉक का क्या है? एक्शन। तो इसका, इस ब्लॉक को रिएक्शन किसने दिया है? फ्लोर ने। कितना दिया है बेटा? n। तो व्हाट इज n? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोल रहा हूं, सुनना, ये बहुत जरूरी बात है। नॉर्मल फोर्स इज अ, फिर से बोलिए, नॉर्मल फोर्स इज अ। तो आपके यहां इस वाले ब्लॉक पे अगर आपको रिएक्शन मिला है तो एक्शन भी तो हुआ होगा, हाँ या ना? हाँ, मैं जानता हूं कि n की वैल्यू mg के बराबर है, तो आप बोल रहे हो, लेकिन हर केस में थोड़ी होता है n की वैल्यू mg के बराबर। अभी मैं तुम ही लोगों से बात कर रहा हूं और पॉइंट वाली बात है, सुन लेना।
इस सिचुएशन में n की वैल्यू mg के बराबर है, इसीलिए आप बोल लेते कि इस पे mg फोर्स लग रहा है। नहीं, इस पे mg फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? n। क्लियर है? क्योंकि इस सिचुएशन में n की वैल्यू mg के बराबर, इसलिए आप बोल सकते हो n इज इक्वल टू mg। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होती। क्लियर हुआ? अब केवल यही लग रहा है क्या? नहीं, एक और एक्शन रिएक्शन पेयर है। कौन सा? कौन सा? फ्रिक्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लिखने हैं। नॉर्मल फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, मेरे जाने के बाद लिखना। इधर देखो, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो क्या? एक्शन रिएक्शन। अरे यार क्या ठंडा जवाब है। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो एक्शन रिएक्शन पेयर। अब बताओ, इस पे एक्शन इस तरफ हुआ है तो रिएक्शन कहाँ हुआ होगा? इस तरफ, हाँ या ना? अब देखो, मैं तो जानता हूं कि मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो कोई सरफेस तो चलने वाला है नहीं, नहीं चलेगा ना। लेकिन ये कितना काम आता कब? जब मेरे पास ऐसा सिस्टम होता, सपोज करो ये एक ब्लॉक है और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है। अब अगर यहां एक्शन रिएक्शन पेयर होता तब तो ये ब्लॉक चल सकता था कि नहीं चल सकता था? हाँ ना, चलने की संभावना थी या नहीं थी? तो ये उस वक्त बहुत काम आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें। क्या क्या? क्या है? नॉर्मल फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये दो तो इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। और एक होमवर्क और दे रहा हूँ। वैसे तो इतना होमवर्क दे दिया, लेकिन अभी तक तुम में से मुझे किसी ने चेक नहीं कराया। सब लोग लेके आए नोटबुक? अब होमवर्क क्या है देख लीजिए ध्यान से। आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा।